नमस्कार जी। मैं आज आपके बीच में जो हमारा विज्ञान का पाठ चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन, तो उसका भाग नंबर 3 मतलब तीसरा टुकड़ा पढ़ाने के लिए आया हूँ। और जो चीज़ मुझे आज आपको इस वीडियो में पढ़ानी है वो पहले ही मैंने आपके यहाँ पर लिख रखी है। जो किताब के अंदर है वो सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एक भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं। जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की वैज्ञानिक किताब में पढ़ाया जाना है वो सब कुछ हमने लिख रखा है। तो चलिए हमें अम्ल क्षार की अलग अलग जड़ों की परिभाषाएं जानने के पश्चात आरएनएस के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार कौन है, रोस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार कौन है, ये अम्ल क्षार क्या होते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार क्या होता है, ये जानकारी हमने उदाहरण सहित हमने लिया था। चलिए हम आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम अम्ल क्षार के कुछ विशेष गुण पढ़ते हैं। तो गुण में सबसे पहले लिया जिसकी जानकारी हमको पहले से ही है कि भाई ये लिटमस के प्रति एसिड और बेस बिहेव कैसा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अम्ल क्षार के बारे में आपको पहले से ही पता। ये मैं वापस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट में क्या कर रहा हूँ, अम्ल के विलयन में अगर आप नीला लिटमस ले जाओगे तो वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, छोटा सा पतला सा टुकड़ा होता है लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र को अगर आप अम्ल के अंदर डुबोगे, ठीक है, नीले लिटमस को, और बाहर निकालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और क्षार क्या करेंगे, क्षार वो विलयन होंगे जो लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देंगे, रेड को ब्लू में चेंज कर लेंगे। तो सामान्य जानकारी है। हमने इस पाठ की शुरुआत की थी, शुरुआती हमने अम्ल क्षार के अंदर डिफरेंस अंतर करते हुए किया था। जब उनमें अंतर किया था तो हमने पहला अंतर लिटमस के आधार पर ही आपको बताया था, मतलब स्वाद के खट्टे कड़वे के अलावा हमने जो बात की थी लिटमस के प्रति दिए जाएगी ज्वर, तो आपको जानकारी मिल गया होगा। ठीक है, जो मतलब मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा विलयन है, ऐसा विलयन है जो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। बताइए वो विलयन कौन सा है, तो जवाब आपके पास होगा अम्ल। मैंने कहा कि मेरे पास एक विलयन है साहब, और मैंने उसमें लाल लिटमस डुबोया और मैंने बाहर देखा तो वो नीला बदल गया था। उसका मतलब बताइए साहब जी वो कौन सा विलयन है, तो आप कह नहीं सकेंगे वो सारी विलयन है। ये सामान्य जानकारी है, हमने आपके बीच में से बताया, ये खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं अम्ल क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, तो आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यदि आप समझिए धातु अगर आप लोगे और आप अम्ल में मिलाओगे, ठीक है, पहला अम्ल के साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, एक चीज तो बनेगा साल्ट, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब आपको जानकारी थोड़ा क्या चाहिए, जानकारी ये होना चाहिए कि भाई अगर आप अम्ल में धातु के टुकड़े मिला दोगे, अम्ल में धातु के टुकड़े मिला दोगे तो बनेगा क्या, तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जो किताब के अंदर उदाहरण लिख रखा है वो देखिए, किताब के अंदर क्या कर रखा है, धातु के रूप में जिंक के टुकड़े ले रखे हैं। जिंक के टुकड़े जो धातु है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गंधा का तेजाब होता है, उसमें मिलाया तो क्या बना, ये यहाँ से इसने रिएक्शन किया, तो इसने H2 को हटा दिया और बन गया ZnSO4। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट क्या बन गया, लवण बन गया, और साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। क्या होता है जब अम्ल में धातु के टुकड़े मिलाए जाते हैं, कौन सी गैस बनती है, बड़ा शानदार प्रश्न ये है। तो जब हम अम्ल में धातु मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तुम्हारी किताब में कौन सी धातु को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, जिंक की धातु को, ठीक है, और कौन सी एसिड में बुला रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, और जिंक सल्फेट के साथ कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है, या हाइड्रोजन गैस बनी है। ये लीजिए किताब में क्या कर रखा है, एक 2018 की परीक्षा के अंदर इसका जुड़ा हुआ चित्र पूछ लिया गया था। किताब में चित्र ही बना रखा है कि भाई आप कैसे आप दानेदार जिंक जो सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एक थोड़ी जानकारी आपको, तो वो छोटा सा सामान्य चित्र हम आपके बीच में बनाते हैं, तो सामान्य चित्र बनाते हैं, एक स्टैंड लगा देते हैं आपके, ये एक स्टैंड लगा दिया मैंने आपके बीच में, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड लगा दिया। सामान्य से चित्र बना, ज़्यादा बड़ा चित्र नहीं बना रहे हम। तो भी चलिए इसके साथ में हमने क्या कर दिया, ये साथ में टेस्ट ट्यूब लगा दिया, परख नली लगा दिया, ये लीजिए परख नली, ठीक है, ये परख नली हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इस परख नली के ऊपर थोड़ा कॉर्क लगा दिया और इसमें से एक नली निकाली, ठीक है, ये प्रवाह नली निकाली, और इस नली को हमने, इसकी नली में से जो भी पदार्थ गया उसको हमने यहाँ क्या कर दिया, एक साबुन का घोल बना रखा, साबुन के घोल के अंदर उसको जाने दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है आपके पास, स्टैंड है, ठीक है जी, ये क्या चीज़ है आपके पास, परख नली है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर आपने, ठीक है, आपने तनु H2SO4 भरा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ, और ये आपने उसके अंदर क्या मिला है, जिंक के टुकड़े मिलाए। ये आपके पास क्या है, प्रवाह नली है, ये आपके पास क्या है, साबुन का घोल है। हुआ क्या, जैसे ही जिंक के टुकड़े इस सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से होती हुई
जैसे ही वो साबुन के गोल में जाएगी तो फिर बुलबुले बढ़ करके ऊपर की तरफ उड़ेंगे। ये जो बुलबुले हैं वो बुलबुले क्या है, बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। फिर आप उसमें जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, फटफट की आवाज के साथ जलेगा। पॉप ध्वनि होती है, जैसे जैसे मक्की के जो होता है ना दाने तड़कते हैं फटफट, पॉपकॉर्न को आज के अंदर साउंड के अंदर ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो एक शानदार प्रश्न ये भी रहा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस किस ध्वनि के साथ, मतलब ये क्या होता है हाइड्रोजन गैस, ये जो बुलबुले वो कौन सी ध्वनि के साथ पढ़ता है, तो फटफट की ध्वनि के साथ पढ़ता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपका पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको ये पता लग गया कि एसिड में जब आप मेटल मिलाओगे तो आपको साल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में आपको साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो आपको मैंने ये चित्र भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, आसानी से आप किताब के चित्र को देखिए आपको ध्यान में आ जाएगा। धातु के रूप में जिंक चुना हुआ है, अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल चुना हुआ है और उसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम धातु में क्या मिला देते हैं, ठीक है, धातु के टुकड़े को क्षार में मिलाते हैं। तो क्या होगा देखिए, धातु के टुकड़े को क्षार में मिलाया, ये लीजिए क्षार में मिलाया, तब भी आपको लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, धातु पहले आप एसिड में आप टुकड़े आप पहले आप एसिड में मिला दोगे तो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और धातु को अगर आप क्षार में मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो भी आपके पास जो गैस मिलेगा ना वो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तुम्हारी किताब में जिस धातु को ले रखा है वो धातु ले रखी है जिंक Zn, और जिस सार से क्रिया करा रखी है वो सार से क्रिया कराई तो वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो लवण बन रहा है ना वो लवण बन रहा है Na2ZnO2। Na2ZnO2 क्या है, ये सोडियम जिंकेट, बड़ी फेमस है रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन बोर्ड में पूछी जाती रही है। ठीक है, मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं वो सार से क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक है, कई नहीं बात, और कुछ कुछ धातुएं जो होती है जो प्रबल सारों से क्रिया कर लेती हैं, तो वो इस प्रकार का लवण है जो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक सार में जिंक के अगर आप दस्तक के टुकड़े मिलाओगे तो Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट नाम का आपको लवण मिलेगा। उसके साथ कौन सी गैस बनेगी, उसके साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। समीकरण को संतुलित करने के लिए जरा दो लगा दिया, 2 सोडियम हो जाएंगे, 2 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 ही हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए क्या किया आपने, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु में मिलाया तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है। बड़ी फेमस और शानदार रिएक्शन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत कदर की चीज है। प्रश्न आ गया कि जिंक की अगर आप क्षार NaOH के साथ क्रिया की समीकरण लिखिए या धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, तो तुम्हारी किताब के अंदर जो जिस धातु है कि क्रिया सार से करा रखी है, जिस सार से करा रखी है वो NaOH है, और जिस धातु की क्रिया करी वो Zn है, लवण बन रहा है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। कुल मिलाकर के आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर मैसेज चला जाना चाहिए कि अम्ल सार कोई भी धातु से अगर क्रिया कर ले तो बनने वाला गैस हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, लवण जो जिस धातु या जिस अम्ल सार से क्रिया की है उसके अकॉर्डिंग लवण बन जाएगा, बाकी आपको हाइड्रोजन गैस अनिवार्य नेसेसरी आपको मिलेगा। लीजिए ये आपके साथ समीकरण है जो आप आराम से देख सकते हैं, ध्यान में ले सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिंक नाम की धातु NaOH नाम के सार से क्रिया करती है तो Na2ZnO2 जो सोडियम जिंकेट होता है उस नाम का लवण बनता है और एक हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। लीजिए उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, तो आगे की तरफ है कि अगर क्या होगा जब मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की। अब धातु ऑक्साइड में कौन सा धातु ऑक्साइड लड़का, धातु ऑक्साइड लड़का कॉपर का ऑक्साइड। मैंने यहां लिख दिया तो बोला धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड कि अगर आप क्रिया करोगे धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। आपको एक रिएक्शन याद होगी कि भाई अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल बनेगा। कब बनेगा, जब उसके साथ क्षार क्रिया करेगा। क्षार जब अम्ल से क्रिया करता तभी लवण जल बनता है, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। ये जानकारी आप जानते होंगे छोटी क्लासों में भी, और इसी पाठ की शुरुआती चीज में भी हमने पढ़ा था जब हम ये लवण क्षार लवण उदासीन लवण की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये अम्ल है, लवण की जगह लवण है, जल की जगह जल है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, सब धातु ऑक्साइड की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो अम्ल से क्रिया करके लवण जल बनाता है। मतलब उदासीनीकरण से अगर आप तुलना करें तो इसकी, तो भाई अम्ल की जगह अम्ल है, लवण की जगह लवण है, जल की जगह जल है। मतलब धातु ऑक्साइड की मतलब क्षार की जगह धातु ऑक्साइड। इसका मतलब अगर लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब अम्ल के साथ क्रिया करने वाला आदमी क्षार होगा,
तभी तो वो लवण जल बनेगा। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अम्ल से क्रिया करके लवण जल बनाता है, जो कि उदासीनीकरण के समान है। दोबारा रिपीट करो, धातु ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? क्षारीय। क्यों होता है बताइए आप, क्यों होता है, कारण बताइए। क्योंकि वो अम्ल से क्रिया करके लवण जल बनाता है, जो कि उदासीनीकरण की जो रिएक्शन होती है उसके जैसा है। उदासीनीकरण में अम्ल के साथ क्षार क्रिया करेगा तभी लवण जल बनेगा। इसका मतलब अम्ल के साथ अगर धातु ऑक्साइड ने क्रिया करके लवण जल बना दिया, इसका मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होगी जी? क्षारीय। अब जिस धातु ऑक्साइड की सभी उदाहरण के माध्यम से समझा ना, वो धातु ऑक्साइड है तांबे का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। उसकी जिस अम्ल से क्रिया कर रखी है ना वो HCl अम्ल से क्रिया कर रही है। जो लवण बढ़ रहा है ना, वो लवण बढ़ रहा है CuCl2 कॉपर क्लोराइड और पानी H2O। रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन 2 है, Cl2 2 है, तो 2 आगे लगा दो H2H2। मतलब कॉपर ऑक्साइड का एक अणु HCl के 2 अणुओं से क्रिया करता है, तो कॉपर क्लोराइड का लवण बनता है और ये जल बन गया। ये अम्ल है आपके पास और ये धातु का ऑक्साइड है। तो आपकी किताब के अंदर मतलब आपको ये तो पता चलेगा कि धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा, लवण जल बनाएगा, मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। तो किस धातु ऑक्साइड को उदाहरण के रूप में तुम्हारी इस राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 10वीं की विज्ञान किताब बता रखा है, वो धातु ऑक्साइड है कॉपर का ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड। और तांबे के ऑक्साइड में आपने मिलाया एसिड HCl, ठीक है, मतलब एसिड मिलाया HCl, और उसमें आपका क्या बना? कॉपर क्लोराइड के रूप में लवण बन गया और पानी बन गया। इसको लीजिए, ये धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया को मैंने पूरा उदाहरण आपके सामने समझा दिया है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हम आगे की तरफ बढ़े तो हम क्या लेना? अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया। तो मैंने क्या लिखा? धात्विक ऑक्साइड, ये लिखा आपने धात्विक ऑक्साइड कि अगर आप क्षार के साथ अभिक्रिया करोगे तब भी लवण जल बनेगा। आपको पता है कि लवण और जल कब बनता है? जब उदासीनीकरण होती है। क्षार तो मिला हुआ है, का मतलब अम्ल मिलेगा, तो अम्ल क्षार से क्या करके लवण जल बनाता है। ठीक, उदासीनीकरण से मैंने कंपैरिजन कर दिया इसको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है उसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होगी? अम्लीय, क्योंकि वो क्षार से क्रिया करके लवण जल बना रहा है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक होती है। सबकी हो के नहीं हो, लेकिन अधात्विक ऑक्साइडों की, अधिकांश अधात्विक ऑक्साइडों की जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि वो क्षार से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। क्षार से क्रिया करके लवण और जल देते हैं, जो कि उदासीनीकरण के समान है। उदासीनीकरण में क्षार से अम्ल क्रिया करेगा ना, तभी लवण जल बनेगा। और अगर आपने क्षार से अधात्विक ऑक्साइड ने क्रिया करके भी आपको प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर दे दिया है, साल्ट वाटर का मतलब लवण और जल दे दिया है, इसका मतलब इसकी प्रकृति भी कैसी हो गई थी? अम्लीय हो गई। अम्ल होगा तभी तो क्षार से क्रिया करके लवण जल देगा। अब तुम्हारी किताब के अंदर जिस धातु ऑक्साइड को समझा रखा है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक धातु, उसका ऑक्सीजन पहले CO2, ठीक है, ठीक है। हमारे श्वसन से बाहर निकलने वाली गैस है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। इसमें जिस सारे मिला रखा ना, वो सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये चूने का पानी बोलते हैं साहब इसको, चूने का पानी, सामान्य कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। इसमें अगर आप CO2 प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल संकेतन का फॉर्मूला होता है, और साथ में क्या बन गया जी? H2O। ये एक रिएक्शन देखिए आप लोग, अधात्विक ऑक्साइड CO2 क्रिया की उसने क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बन क्या गया? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पानी बन गया। तो आप देख लीजिए तुम्हारी किताब में क्या होगा जब आप चूने के पानी में CO2 प्रोवाइड करेंगे, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का लवण बन जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग थोड़ी देर के बाद हम देखने भी वाले हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, फिटकरी के उपयोग, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथे नंबर का बिंदु आज का। जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अधात्विक ऑक्साइड का तो जो तुम्हारी किताब में उदाहरण समझा रखा है वो CO2, और जो क्षार से क्रिया करा रखी है वो एक दुर्बल क्षार है, एक वीक बेस है, ठीक है। उस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी बोलते हैं उसको, उससे क्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी बना लीजिए, आपका रिएक्शन खत्म हो गया। अब अम्ल क्षार के जलीय विलयन की चालकता पर टिप्पणी करते हैं। तो अम्ल क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। सीधा एक लाइन में बोल देता हूं आपको, अम्ल क्षार के जलीय विलयन क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों?
क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में आरएनएस के अकॉर्डिंग H+ आयन बनता है और क्षार के जलीय विलयन में ठीक है आरएनएस के अकॉर्डिंग OH आयन बनता है, और जहां आयन बनते हैं वहां विद्युत चार्ज होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल करंट आप कैरी कर सकता है, वहां पर आराम से रह सकता है। तो अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि अम्ल व क्षार के जलीय विलयन में आयन बनते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं क्षार के अंदर। ठीक है, लीजिए, जिसको मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है, क्यों? क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में आयन बनता है। क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सूचालक है, क्यों? क्योंकि क्षार के जलीय विलयन में क्या बनता है? OH आयन बनता है, और अम्ल के जलीय विलयन में क्या बनता है? H+ आयन बनता है। लीजिए, आपका एक टॉपिक और खत्म हो गया। अब क्या है, यहां से नीचे की जानकारी है, वो जानकारी कुछ महत्वपूर्ण लवणों के कुछ उपयोग, एक दो उपयोग जो किताब में लिखकर मैं उसी की चर्चा करूंगा, तो वो देख लेते हैं इसमें क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये खनिज और कार्बनिक अम्लों के उदाहरण देखना आपको। ठीक है, दैनिक जीवन में अम्ल क्षार लवणों के अगर उपयोग लें तो व्यापक इतने ज्यादा उपयोग है, सारी और विस्तृत चर्चा करना संभव भी नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो कुछ लेते हैं आपको समझने का प्रयास करते हैं। खनिज और कार्बनिक अम्लों के कुछ उदाहरण लेते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, खनिज अम्ल जो हम लोग बना भी सकते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो उनके उदाहरण आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकते हैं कि भाई एक आपको खनिज अम्ल बताइए या एक आपको कार्बनिक अम्ल बताइए। कार्बनिक अम्ल आपको किससे मिलेंगे जी? कार्बनिक अम्ल आपको मिलेंगे, ठीक है, पौधों में, जंतु में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जो एसिड होते हैं उसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, और बाकी ये तो प्रयोगशाला में मिल सकते हैं। खनिज अम्ल के उदाहरण है HCl, HNO3 और H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदाहरण में पहले ही पढ़े हुए हैं, जानकारी आपको होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब नमक का तेजाब, HNO3 का मतलब शौर्य का तेजाब, और H2SO4 का मतलब गंधक का तेजाब। कार्बनिक अम्ल में कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, जो नींबू संतरे से आपको मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल जो आपको इमली से मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो आपको दही से मिलता है। एसिटिक अम्ल जो आपको सिरके से मिलता है। ये सारे के सारे हमें प्राकृतिक रूप से जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं। लीजिए, तो आपके सामने चार्ट तैयार है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि खनिज अम्ल के 2 उदाहरण लिख, में साहब आप कार्बनिक अम्ल के 2 उदाहरण लिख, तो आपके पास जवाब तैयार हो गया। खनिज अम्ल HCl, HNO3, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे जंतु से प्राप्त होंगे। ये आप खनन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ये खनिज एसिड हो जाएंगे और वो कार्बनिक एसिड हो जाएंगे। देखिए, उदाहरण आपके सामने तैयार है। HCl, HNO3, H2SO4 खनिज अम्लों के उदाहरण है, मैंने आपके सामने से मिटा दिया। कार्बनिक अम्लों के उदाहरण लेने हैं तो नींबू संतरे वाला सिट्रिक अम्ल, इमली वाला टार्ट्रिक अम्ल, दही वाला लैक्टिक अम्ल और सिरके वाला एसिटिक अम्ल। लीजिए, हमारा एक और बिंदु पढ़ दिया गया हमारे द्वारा, खनिज व कार्बनिक अम्ल उदाहरण। अब क्या करते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के कुछ उपयोग बता रखे हैं। तो वो उपयोग हम आपके सामने, खूब सारी इंडस्ट्री होती है, खूब सारा, ठीक है, आप जो समझ लीजिए कि उद्योग होते हैं जिसमें इनका उपयोग किया जाता रहा। तो सबसे पहले हम लेते हैं HCl का। ठीक है, आप उद्योग लिख दो, आप ये भी लिख सकते हो कई उद्योगों में, ठीक है, कई उद्योगों में ये काम आता है। एक चीज, दूसरा आप बॉयलर होता है ना, बॉयलर, ठीक है, उसको साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में, और सिंक और सैनिटरी के जितने भी सामान होते हैं ना, सैनिटरी, सिंक और सैनिटरी को साफ करने में, लीजिए, साफ करने में आपके सामने HCl का यूज हो गया। तो भाई आप ऊपर का खूब सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर HCl का भरपूर धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आप देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा बॉयलर को साफ करने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, या सिंक सैनिटरी को साफ करने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। हम बात वो कर रहे हैं जो किताब में लिखा रखा है, ठीक है, एक्स्ट्रा बात करने का शौक भी नहीं हमको, क्योंकि हम 10th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 10th की जानकारी तो पढ़ा दीजिए, उस लेवल तक पढ़ा दिए, बाकी पर्याप्त है। ठीक है, सिंक सैनिटरी को साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में और कई प्रकार की इंडस्ट्रीज के अंदर HCl यूज आता है। अब HNO3 पढ़ रहे हैं, शौर्य का तेजाब बोलते हैं HNO3 को। ठीक है, अब HNO3 के आप देखिए क्या काम आ रहा। अब ये HNO3 नाइट्रिक एसिड,
ठीक है। सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में, सोने चांदी के गहनों को अगर साफ करने में कौन सा अम्ल काम आएगा? HNO3। खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में, रासायनिक जो खाद होते हैं तो खाद उर्वरक बनाने में बताओ तो लीजिए। तो आपके सामने यह शुरू के दो देख लीजिए HCl HNO3 के उपयोग जो किताब के अंदर लिखा पढ़ी कर रखी है वो हमने आपके सामने हमारी, ठीक है, जो सी भी हैंड राइटिंग्स हैं उस हैंड राइटिंग में आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। देखिए, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में कौन काम आएगा? HNO3। उर्वरक बनाने में कौन काम आएगा? HNO3। कई प्रकार जो छोड़ो बोला, ऑयल को साफ करने में कौन काम आएगा? HCl। और सिंक सैनिटरी को साफ करने में कौन सा एसिड काम आएगा? वो भी HCl। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। H2SO4, ठीक है, गंधक का तेजाब और एसिड का जो जितनी भी एसिड होती है ना उन सब का राजा, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? अम्लों का राजा है साहब जी, अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा है। कोई भी देश कितना, कोई भी देश जो सारा नहीं होता, डस्टर यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर मार्कर पेन यूज करने चाहिए, जैसे ये डस्ट अंदर नहीं होते यूज करेंगे तो फिर मार्कर वाला ब्लैक बोर्ड आपके सामने लेकर आए, ठीक है। अभी हमारे हैं तो ऐसे इसी से चला जाता है काम। सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है, ठीक है, इसको अम्लों का राजा कहते हैं साहब, अम्लों का राजा। और किसी भी देश की जो औद्योगिक प्रगति होती है, प्रगति, वो H2SO4 की जो खपत होती ना उस खपत से मापी जाती है। तो H2SO4 की खपत से, ठीक है, किसी भी देश में जिसकी औद्योगिक प्रगति H2SO4 की खपत से मापी जाती है और अम्लों का राजा कहते हैं। ये कई सारे उद्योगों में काम आएगा, कई सारे उद्योगों में काम आते आता है, ठीक है। कार या सेल, ये कार और सेल होता है ना, कार, ठीक है, सेल या कार या सेल बैटरी में, कार की बैटरी ले लो, सेल बैटरी ले लो, उसमें कौन सा एसिड काम आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जानकारी लिख रखी है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो क्या HCl HNO3 H2SO4 एसिटिक अम्ल, इन चार अम्लों के उपयोग जब बताया जा रहा है, हम चार के उपयोग में से इन चार के कुछ उपयोग बता रखे, एक दो उपयोग बता रखे, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि अम्लों के राजा का कोई एक उपयोग लिखो साहब। पता आप भी तो होना चाहिए कि अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक एसिड हो गए हैं, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग है। कार सेल बैटरी में काम आता है, कार की बैटरी में काम आता है, सेल वाली बैटरी में काम आ रहा है, खूब सारे उद्योगों में काम आ रहा है। किसी भी देश में उसकी औद्योगिक प्रगति कितनी हुई है, किसी भी देश की, तो वो औद्योगिक प्रगति उस चीज पे डिपेंड करेगी कि उस देश के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत कितनी हो रही है। जितनी ज्यादा खपत हो रही है इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा औद्योगिक रूप से मजबूत देश है। और अम्लों का राजा कौन हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब आपके सामने एक और अम्ल का उपयोग लिखा, देखिए यहाँ मैंने लिखा कि CH3COOH। ये CH3COOH है क्या? एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है जो आप पहले से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है, जिसको आप एसिटिक अम्ल बोलते हैं। लिखा CH3COOH, ये है आपके पास एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल एक तरह का, ठीक है। आप तो खाद्य पदार्थ ले लीजिए या अचार ले लीजिए, ठीक है, अचार के परिरक्षक के रूप में उसको अगर लंबे समय तक चलाना है, वो खराब नहीं होवे, खाद्य पदार्थ या अचार खराब नहीं होवे तो उसको लंबे समय तक चलाना है, उसमें क्या चीज मिला दो कि वो लंबे समय तक वो काम आ जाएगा, तो वो आप एसिटिक एसिड मिला दीजिए, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल ये, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ और अचार के परिरक्षक के रूप में कौन सा एसिड काम आता है? एसिडिक एसिड काम आता है। अगला दूसरा, इसमें इसी में और लिख दें, अगर आपको जैसे कोई फर्नीचर है और फर्नीचर भी लकड़ी का फर्नीचर है, तो लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में कौन सा एसिड काम आता है? तो वो है एसिटिक एसिड। ये आपके सामने, मैं भी दोबारा बोल देता हूँ, इसके सारे उपयोग दोबारा एक बार आपके सामने बोल दूंगा मैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ को अचार के परिरक्षक के रूप में और लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में कौन सा आपका अम्ल काम आता है? एसिटिक अम्ल।
H2SO4 कार की बैटरी में, सेल बैटरी में, ठीक है, कई सारे उद्योगों में ये अम्लों का राजा भी है और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति इसकी खपत से पता की जाती है। ये जानकारी भी किताब में लिखी थी, मैंने बता दिया। HNO3 उर्वरक बनाने में काम आ रहा है, उर्वरक बनाने में काम आ रहा है। सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसको साफ करने में काम आ रहा है। HCl बॉयलर को साफ करने में, सिंक सैनिटरी की जितनी भी सामग्रियां होती है उसको साफ करने में ये HCl काम आ रहा है। तो ये लीजिए, आपके सामने मैंने सारा जानकारी लिख दिया। अब ये एक्वा रिजा क्या, एक्वा रिजा क्या, एक्वा रिजा क्या? तो चलिए मैं आपको एक्वा रिजा के बारे में टिप्पणी करता हूँ, एक्वा रिजा के बारे में टिप्पणी करता हूँ, एक्वा रिजा के बारे में टिप्पणी करता हूँ। तो एक्वा रिजा क्या है आप समझिए। ये लीजिए, मैंने आपके सामने लिख दिया अम्लराज, उसको अम्लराज बोलते हैं, वो शानदार जानकारी। वो अम्लराज, ठीक है, HCl और HNO3 को मिलाने से बनता है, HNO3 को मिलाने से बनता है। आप यूँ समझ लीजिए कि चलो एक छोटी सी आपको बीच में कहानी सुनाते हैं, ठीक है जी। क्या होगा, एक आदमी है, ठीक है, सवेरे सवेरे रोज सुबह उठता, एक डब्बा लेता, प्लास्टिक का या किसी प्रकार का डब्बा, ठीक है, या लोहे का डब्बा लेता। उस लोहे के डब्बे में एक सॉल्यूशन भरता और रोज 10 बजे के आसपास गांव के अंदर जाता, ठीक है, 10 बजे से पहले नहीं जाता। 10 बजे के पास जाने का फायदा ये होता है कि उस गांव के जितने भी पुरुष होते हैं किसी भी गांव में, वो सब 10 बजे से पहले पहले काम पे चले जाते हैं। तो वो क्या होता, वो जाता और वहाँ पर क्या करता कि कुछ चिल्ला चूट करता। चिल्ला चूट का मतलब गाँव में जाकर कहता कि मैं गहनों को साफ करने वाला आया, ठीक है, चमका लीजिए, पॉलिश करवा लीजिए, ठीक है, अपने गहनों को पॉलिश करवा लीजिए। औरतें बड़ी मासूम होती तो वो फटाफट अपने गहने लेकर के आती और उसके पास आती और उनको कहता भाई मेरे गहनों को वापस चमका दीजिए, थोड़ा फीका पड़ गया। वो क्या करता, अपने डब्बे में डुबोता, थोड़ा साफ करता और उसको देखा चमक जाता और पैसा भी ले जाता और चला जाता। फिर पता चलता शाम को कि भाई उसमें क्या हो गया कि उसके वजन में तो थोड़ी कमी आ गई। तो वजन में कमी क्यों आ गई, क्योंकि उन्होंने एक्वा रिजा के अंदर उसको डुबोया था। वो एक्वा रिजा क्या है, HCl और HNO3 से बना हुआ एक सॉल्यूशन होता है। तो आप ये समझ लीजिए, HCl और HNO3 का 3:1 का ताजा मिश्रण। 3:1 का मतलब 3 लीटर ये डाल दो, 1 लीटर ये डाल दो, 3 बूंदे इसकी, 1 बूंदे HNO3 की। तो एक्वा रिजा क्या है, HCl व HNO3 का 3:1 में बना ताजा मिश्रण एक्वा रिजा कहलाता है। जो प्लेटिनियम, बहुत महंगी चीज होती है सोने से भी, तो प्लेटिनियम सोने चांदी की धातुओं को जो गला सकता है, ये एक्वा रिजा। तो एक्वा रिजा का मतलब बहुत शानदार जानकारी है। तुम्हारा आपका अम्लराज, अम्लराज क्या है, एक ऐसा विलयन है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 से बना, 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बना ताजा विलयन एक्वा रिजा या अम्लराज कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक व नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है जी, अम्लराज कहलाता है, मतलब एक्वा रिजा कहलाता है। अब देखिए आगे, कुछ अम्लों के उपयोग जानने के बाद किताब के अंदर क्या कर रखा है, कुछ क्षारों के उपयोग बता रखे हैं। अब क्षार के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसी पार्ट के अंदर हमें कास्टिक सोडा के रूप में पढ़ना नहीं पड़ना है। तो आगे हम इसके अलावा और कोई है जो इस पर जानकारी लिख के, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है और एक मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग बता रखे हैं। तो मैं आपके सामने ये लिखता हूँ जो किताब में लिखा है, CaOH2 कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी बोलते हैं साहब। ये क्या करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करता है। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कौन सा क्षार काम आता है, तो आपके पास जवाब है, अम्लता को दूर करने में कौन सा क्षार काम आता है, तो आपके पास जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम आता है आपके पास। आगे है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसका नाम है। कभी सूत्र पूछ ले कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए, तो आपके पास जवाब है कि MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, आपके पेट की अम्लता को दूर करता है। जब आपके पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ गई है, तो उस पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है, पेट की एसिडिटी को दूर करने में कौन सा क्षार काम आएगा, दूर करने में कौन सा क्षार काम आएगा, तो वो काम आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी में एसिडिक हो गया, तो क्या होगा कि उसकी एसिडिटी दूर कब कर सकते हैं, जब उसके अंदर आप क्षार मिला देंगे। तो अम्ल में क्षार मिलाने से, ठीक है, अम्ल में क्षार मिलाने से उसका उदासीकरण हो जाएगा। तो मिट्टी की एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो पेट की एसिडिटी दूर करने में काम आता है। तो लीजिए आपके सामने ये और जानकारी आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रश्न पूछ लिया कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम आने वाला क्षार का नाम बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
पेट की एसिडिटी को दूर करने का या पेट की अम्लता को दूर करने में कौन सा क्षार काम आता है, तो आपको लिखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आपके सामने कुछ लवण आ रहे हैं, अम्लों के कुछ उपयोग हैं, कुछ क्षार के में से 2 क्षार के उपयोग बता दिए। किताब में क्या करता है, इन ये जो लवण लिख करके क्षार, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का क्षार, सिल्वर नाइट्रेट नाम का क्षार, अमोनियम नाइट्रेट नाम का क्षार और फिटकरी का, ये जो फिटकरी ये 4 साल्ट है उसके उपयोग है, और उपयोग एक एक दो ही है। तो आपको वो उपयोग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको जानकारी मानना चाहिए कि भाई कौन से साल्ट का क्या उपयोग आ रहा है। देखिए सबसे पहले CaCO3 का लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है, संगमरमर है, इसको संगमरमर बोलते हैं। तो इसका काम होता है एक तो फर्श बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। दूसरा काम आ रहा है फर्श बनाने के अलावा सीमेंट बनाने में, ठीक है, ठीक, इसमें काम आ रहा है सीमेंट उद्योग में, तो सीमेंट बनाने में, और धातु के निष्कर्षण में खनन करके जो धातुएं आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो धातुएं अपने अयस्कों के रूप में होती हैं, या तो धातु के साथ सल्फाइड लगा होगा या धातु के साथ ऑक्साइड लगा होगा, और जब उस ऑक्साइड से और सल्फाइड से, धातु के ऑक्साइड सल्फाइड से हमको धातु निकालना होगा, तब वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होगा। तो 3 उपयोग देखिए, फर्श बनाने में, ठीक है, संगमरमर मार्बल है तो फर्श बनाने में काम आएगा, सीमेंट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग आता है, और धातु के निष्कर्षण में कौन सा लवण काम आ रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट काम आ रहा है। मार्बल संगमरमर का फॉर्मूला है CaCO3। आगे लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट SgNO3। किताब के अंदर सिल्वर, इसका जो उपयोग लिखा बताता हूँ, किताब के अंदर इसका उपयोग लिखा है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, उस फोटोग्राफी में काम आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। कभी कभी आप लोग वोट देने जाते हो, ठीक है, अगर आप 18 साल की उम्र में हो जाओगे तो आप मतदान का उपयोग करोगे। मतदान का उपयोग करने के पश्चात आपके उंगली के ऊपर एक निशान लगाया जाता है, वो निशान इससे अमिच्छाई होती है जो मिटता नहीं है, कम से कम 24-25 घंटे तक तो मिटता ही नहीं है, 1-2 दिन तो मिटता ही नहीं है, वो निशान भी इस AgNO3 का होता है। लेकिन किताब के अंदर से पूछ ले कभी माना कि तो भाई AgNO का क्या है, तो फोटोग्राफी में कौन सा लवण काम आता है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट काम आता है। एक और देख लीजिए, NH क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, NH4 अमोनियम है और NO3 नाइट्रेट है, ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अमोनियम नाइट्रेट आपको या तो काम आएगा उर्वरक बनाने में, और जितने भी बम धमाके होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वो विस्फोटक पदार्थ है, पटाखे जो होते हैं ना, उसमें विस्फोटक बनाने में, ठीक, विस्फोटक के रूप में, तो विस्फोटक के रूप में और उर्वरक बनाने में कौन सा आपके लवण काम आ रहा है, NH4NO3, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको फिटकरी का फॉर्मूला बताया था, कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला था वो, मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट करता हुआ लिखता हूं, आप लीजिए K2SO4, क्या लिखा आपने, K2SO4, फिर लिखो डॉट Al2SO4 3.24H2O। क्रिस्टलन का जल समझा ना, लवण के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाला बोलते हैं, क्रिस्टल का जल बोलते हैं। तो आप देखो फिटकरी में 24 जल के अणु होते हैं, इसका मतलब उसका क्रिस्टल का जल कितना हो गया, 24 हो गया। अब आप ये जो फिटकरी का फॉर्मूला है पूछ लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ये क्या आपका क्या फिटकरी का फॉर्मूला है। अब इस फिटकरी का आपको तो उपयोग देखना है, उपयोग है जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में फिटकरी काम आती है, उर्वरक विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट नाम का लवण काम आता है, और फोटोग्राफी में उर्वरक और विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट काम आ रहा है, फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट काम आ रहा है, फर्श बनाने में, सीमेंट बनाने में और धातु के निष्कर्षण में आपको कैल्शियम कार्बोनेट काम आ रहा है। तो जो आज हमने अपना टारगेट लिया था कि भाई ये चीज आपके बीच में आज पढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद पीएच आएगा, पीएच का दैनिक जीवन महत्व आएगा, कुछ महत्वपूर्ण रसायन आएंगे, जिस महत्वपूर्ण रसायन उसके बारे में वो बनते कैसे हैं, उनके गुण क्या है, उनके उपयोग क्या है, जैसे कोई 5-7 ऐसे दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ पदार्थ भी पढ़ेंगे हम लोग। वो आगे का बिंदु रहेगा हमारा, पीएच पढ़ने वाले हैं, पीएच के, ठीक है, दैनिक जीवन महत्व वो अगला पढ़ने वाला है। तो आपके अभी के लिए केवल इतना ही, ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ही। तो आपके लिए अगला वीडियो तभी आएगा तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही, ठीक है। अब आगे अगर भी फिर भी आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आगे आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जो भी मेरा नाम से चैनल चलता है उस चैनल पर आप लोग जब वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोट, आदर्श विद्या मंदिर, कंगड़ा, जिला भिलवाड़ा।